हाँ अभी बच्चों, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए हैं और एक क्वेश्चन वीडियो मैंने आपको दे दिया है, वो आप तैयार कर लीजिए। अब मैं आपको उसके आगे चलता हूँ, रोज़ यही प्रोग्राम चलेगा और आपको सीखने का मौका मिलेगा। आप जो सीखना चाहते हैं देखिए उन्हीं को सिखाया जाता है, जो सीखना नहीं चाहते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं। खैर देखिए, दो चार्जेस हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 20 माइक्रोकूलम और माइनस का 5 माइक्रोकूलम। मान लीजिए ये Q1 है और ये Q2 है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि एक तीसरे चार्ज को कहाँ रखें कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। अब देखिए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो बीच में तो हम रख नहीं सकते। जहाँ फोर्स नहीं लगता है उसे कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस के बीच में कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाए या जीरो फील्ड पॉइंट बोला जाए, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में कहीं भी फील्ड जीरो नहीं हो सकता। तो ऐसे में फील्ड जीरो कहाँ होता है? फील्ड जीरो होता है इस लाइन के बाहर, और इस लाइन के बाहर तो होता ही है, और जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उसकी तरफ बाहर होता है। तो ये 20 है और ये माइनस का 5 है, तो बाहर मिलेगा। और जिसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी कम है तो इसकी तरफ मिलेगा। और मान लीजिए कि ये डिस्टेंस x है, ठीक है ना। तो अब हम चाहते हैं कि ऑन Q0 नेट फोर्स जीरो हो जाए, है ना। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए इसका मतलब है कि फोर्स ऑन Q0 बाई 1 शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन Q0 बाई 2। माना कि 1 ने इसको रिपेल किया, ये देखिए फोर्स ऑन Q0 बाई 1, तो 2 इसको अट्रैक्ट करेगा तभी इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो ये हुआ फोर्स ऑन ये मैंने बनाया फोर्स ऑन Q0 बाई 1 और ये मैंने बनाया फोर्स ऑन Q0 बाई 2, और इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा तभी जीरो फोर्स बनेगा। तो ये हो जाएगा K Q1 Q0 अपॉन डिस्टेंस है 5 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 Q0 अपॉन डिस्टेंस है x। ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस 5 प्लस x है, तो यहाँ से K Q0 कैंसिल होगा और आ जाएगा Q1 अपॉन 5 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। Q1 और Q2 की वैल्यूज़ पुट करनी है, 20 अपॉन 5 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब इक्वेशन बनाते हैं, मैग्नीट्यूड वाली इक्वेशन बनाते हैं, तो चार्ज को विदाउट साइन केवल मैग्नीट्यूड उसका रखते हैं। तो जब 5 से 20 को काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 अपॉन 5 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ का रूट ले लिया जाए तो 2 अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स को इधर लेकर आएंगे तो x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया, यानी कि हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट Q2 से 5 सेंटीमीटर दूरी पर और Q1 से 10 सेंटीमीटर दूरी पर मिलेगा। ये 5 और ये 5 10 सेंटीमीटर दूरी पर मिलेगा। क्वेश्चन अच्छा है। एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम ऑन द राइट साइड। फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। आगे चले भाई, बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ये क्वेश्चन नल पॉइंट का क्वेश्चन था। नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, और अगर उस जगह पर कोई चार्ज रखा जाए, कोई टेस्ट चार्ज रखा जाए, तो उस पर नेट फोर्स ज़ीरो होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ईच हैविंग मास 10 ग्राम चार्ज इतना प्लेस किया हॉरिजेंटल टेबल पर विद अ सेपरेशन ऑफ L बिटवीन देम सच दैट दे आर स्टे इन लिमिटेड इक्विलिब्रियम। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टेबल का 0.25 है तो हमें उनके बीच की डिस्टेंस L फाइंड करनी है। क्वेश्चन अच्छा है और यहाँ पर हम लोग लिमिटेड इक्विलिब्रियम का मतलब भी समझेंगे, तभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए, ये हमने आपके सामने टेबल बना दी है, हॉरिजेंटल टेबल। ये लीजिए, थोड़ा सा टेबल का टॉप पॉइंट हम ये टॉप बना रहे हैं।
ये देखिए टेबल का फेस आपको ऊपर से देखने पे इस प्रकार दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर दो चार्जेस हैं, और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से L दूरी पर हैं और लिमिटेड इक्विलिब्रियम में हैं। लिमिटेड इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि इनको ज़रा भी डिस्टर्ब करेंगे तो ये यहाँ से चले जाएंगे। तो आखिरकार हाँ, अगर हम इस चार्ज की बात करें तो ये इक्विलिब्रियम में क्यों होगा, क्योंकि इस पर जो रिपल्शन लगेगा वो Fe लगेगा और फ्रिक्शन इसको बैलेंस करेगा। तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करेगा, तब ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो ऑन एनी वन क्यू, किसी भी एक क्यू पर जो फ्रिक्शन होगा वो बैलेंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। अच्छा, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। नॉर्मल रिएक्शन आप देखें तो देखिए इसका वेट mg नीचे लगेगा, ये देखिए डाउनवर्ड है, और रिएक्शन ऊपर लगेगा अपवर्ड। हाँ, ये डाउनवर्ड और ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा आपका अपवर्ड। और क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल टेबल को तोड़ के नीचे भी नहीं जा रहा और के टेबल को छोड़कर ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे ऊपर कहीं नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg। तो नॉर्मल रिएक्शन की जगह पर हम mg लिखेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर अपॉन बीच की दूरी जो कि क्वेश्चन में L दी हुई है अपॉन R स्क्वायर, और R की जगह पर क्या होगा L स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देखिए कि L स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q स्क्वायर अपॉन आ जाएगा म्यू mg, है ना। L स्क्वायर इधर जाएगा, म्यू mg नीचे आ जाएगा। अब हम लोग को सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। आइए वैल्यूज़ पुट करते हैं। L स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीन्स 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 का होल स्क्वायर, मतलब हो गया 4 इंटू 10⁻14 कूलम स्क्वायर अपॉन में म्यू है 0.25, मास है 10 ग्राम को हम लोगों ने कन्वर्ट किया किलोग्राम में, और g की वैल्यू हमने रखी 10। सो दिस बिकम 9 इंटू 10⁻9, और जब हमने तो 0.25 से 4 को कट किया तो 16 आ गया, और इंटू 10⁻−13, क्योंकि यहाँ पर -14 और यहाँ पर ये 10 और ये 10⁻2 और ये 10⁻−3, तो यहाँ पर आएगा 10⁻−1 और ये -14, तो ऊपर बचेगा माइनस का 13। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा 144 इंटू 10⁻⁻4। तो L इज इक्वल टू इसका अंडर रूट ले लेंगे, ये आपका मान किसका है L स्क्वायर का है, तो रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10⁻2 मीटर। ठीक है ना, ऑप्शन चॉइस कर लीजिए, आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 इंटू 10⁻2 मीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये आपका एक अच्छा सवाल था, आसान सवाल था। लिमिटेड इक्विलिब्रियम एक शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। लिमिटेड इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी भी एक क्यू को अगर हम टच करें और ज़रा सा डिस्टर्ब कर दें और छोड़ दें तो वो वापस अपनी जगह पर नहीं जाएगा, बल्कि जिस तरफ डिस्प्लेस किया है उसी तरफ चला जाएगा, और इसे कहते हैं अनस्टेबल या लिमिटेड इक्विलिब्रियम। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखना चाहिए। 64 कंडक्टिंग ड्रॉप्स, हर एक पे चार्ज दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, और उनको कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई जाती है। ये लीजिए, ये देखिए, ये कितनी ड्रॉप्स हैं 64, और उनको मिला के एक बड़ी सी ड्रॉप बनाई गई। इनका रेडियस r मान लेते हैं चलिए, और इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं r डैश, और इन पर चार्ज हम लोग q मान लेते हैं चलिए, तो इस पर चार्ज मान लेते हैं q डैश। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो q डैश होगा वो सारे q का सम होगा, यानी कि nq।
ये मान लीजिए n ड्रॉप्स हैं, n की वैल्यू यहाँ पर इस सवाल में 64 दी हुई है, हम लोग n लेकर चल रहे हैं, लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि जब ड्रॉप मिलाई जाती हैं तो बड़ी ड्रॉप का रेडियस n की पावर 1/3 r होता है, ये आपको बात पता होने चाहिए। आप वॉल्यूम कंजर्वेशन से इसको कर सकते हैं, इसका टोटल वॉल्यूम, हाँ इन सब का टोटल वॉल्यूम लिखिए इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम लिखिए, तो 4/3 पाई कट जाएगा और आपको ये रिजल्ट प्रॉपरली मिल जाएगा, ठीक है ना। तीसरी बात आती है चार्ज डेंसिटी की, तो सिग्मा जो होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा डैश और सिग्मा में हमको रिलेशन फाइंड करना है। छोटी ड्रॉप का चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और बड़ी ड्रॉप का सिग्मा डैश है। हमें सिग्मा डैश और सिग्मा में रिलेशन फाइंड करना है। क्यू डैश की वैल्यू हो गई एन क्यू और ये हो गया 4 पाई आर डैश स्क्वायर, तो एन क्यू अपॉन 4 पाई और आर डैश स्क्वायर मतलब हो गया n की पावर 2/3 आर स्क्वायर। ऊपर n की पावर 1 है और नीचे n की पावर 2/3 है, तो ऊपर बचेगा n की पावर 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3 क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये छोटी ड्रॉप का चार्ज डेंसिटी आपके सामने है, n की पावर 1/3 सिग्मा, और ये है बड़ी ड्रॉप का चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश। इस तरीके से सिग्मा डैश और सिग्मा का जो रेशियो आया वो आ गया n की पावर 1/3 यानी कि 64 की पावर 1/3 और इसका मतलब हो गया आपका ये 4 की पावर 3 होल टू द पावर 1/3। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होता है तो 3 से 3 कट जाएगा और रिज़ल्ट आ जाएगा 4:1। तो सेकंड ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन आप लगा सकते हैं लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि ये 4 आया है, यानी कि 4:1 ना कि 1:4। तो ये ऑप्शन आपके गलत हैं। सवाल अच्छा है, सिंपल भी है, आपको ज़रूर आना चाहिए। इस सवाल में जो प्रमुख बात है वो ये है, और ये बात निकालने के लिए आप इन सब का टोटल वॉल्यूम इसके बराबर कर दीजिए। आइए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। आप मुझे बताइए एक छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम मुझे बताइए। चलो अच्छा, बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम बता दो 4/3 पाई आर डैश क्यूब, और छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। और ऐसी कितनी ड्रॉप्स हैं बताइए? n ड्रॉप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया n। एक ड्रॉप का वॉल्यूम ये है तो n ड्रॉप का इतना होगा, तो ये 4/3 पाई कट गया तो क्या आया बताइए? आर डैश क्यूब इज इक्वल टू एन आर क्यूब। तो जब दोनों तरफ का क्यूब रूट लेंगे तो आर डैश इज इक्वल टू एन की पावर 1/3 आर। दोनों तरफ की पावर 1/3 कर दीजिए तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और n के ऊपर 1/3 पावर लग जाएगा। तो ये रिलेशन कहाँ से आया ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया आपको। अगर आपको बाय चांस नहीं पता हो तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन अच्छा था जो सॉल्व हुआ। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए बॉल्स हैं जो कि धागे में लटकी हुई हैं और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के रुकी हुई हैं। ये तीनों बॉल धागे में लटकी हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हुए रुकी हैं। धागे से हमें कोई मतलब नहीं है इसलिए हमने धागे को नहीं बनाया, उससे ज़्यादा हमें मतलब नहीं है। हमें अपने नीचे जो लटके हुए चार्जेस हैं उनसे कंसर्न करना है। ये देखिए ये चार्जेस हैं, इनकी वैल्यू क्वेश्चन में है 2 कूलम, है ना, और इनके बीच की दूरी जो है वो 1 मीटर ईच है। तो इसमें क्वेश्चन है कि किसी एक पर टोटल चार्ज और किन्हीं दो के बीच चार्ज के बीच में क्या रेशियो होगा। तो मान लीजिए हम इसकी बात करें तो इस पर टोटल चार्ज कैसे निकलेगा? ये क्यू इसको रिपेल करेगा F से और ये क्यू भी इसको रिपेल करेगा फोर्स F से। तो ये देखिए इस पर 2 F लग जाएंगे, कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो समानांतर चतुर्भुज के नियम से अगर हम देखें तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा जो हम यहाँ पर वाइट कलर से बना रहे हैं। ये देखिए
ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, जिसको हम लोग चलिए एफ डैश बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एफ डैश कितना होगा, दैट विल बी 2f cos थीटा बाई 2, यानी कि 2f cos 60/2। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट 2f cos थीटा/2। ये कहाँ से आता है, ये पैरेललोग्राम लॉ से ही आता है, जिसमें लिखा जाता है एफ नेट इज इक्वल टू √f1² + f2² + 2f1 f2 cos थीटा। f1 भी f है और f2 भी f है, तो f1 की जगह पर भी f रखते जाइए, f2 की जगह पर भी f रखते जाइए। आपको कुछ देर के बाद 3 स्टेप के बाद ये रिजल्ट मिल जाएगा, जिसका यहाँ पर उपयोग मैंने किया है, जिसका मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है। तो ये हो गया 2f cos 30, यानी कि √3/2। सो वी कैन से दैट दिस इज √3f। अब आ जाइए एनी वन, किन्हीं दो के बीच फोर्स, तो ये क्यों इसको रिपेल करेगा, ये लीजिए, ये फोर्स हो गया एफ डबल डैश और इसकी वैल्यू सिंगल एफ के बराबर होगी। अगर मैं आपको नाम दे दूं, इसका नाम 1, इसका नाम 2 और इसका नाम 3 दे दें, तो ये हमने किया है ऑन 1, ठीक है ना। और ये हम लिखने जा रहे हैं ऑन 3 पर जो नेट फोर्स होगा नहीं सॉरी 3 पर नेट फोर्स नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी एक पर नेट फोर्स और किन्हीं दो के बीच फोर्स का रेशियो बताइए। तो किन्हीं दो में ये दोनों ले लीजिए, तो इसने इसको रिपेल किया, एफ डबल डैश विल बी इक्वल टू सिंगल एफ, ठीक है ना। तो अब अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें तो एफ डैश एफ डबल डैश इज इक्वल टू एफ है, तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें एफ डैश अपॉन एफ डबल डैश इज इक्वल टू √3f अपॉन एफ, तो एफ से एफ कैंसिल हो गया और ये आंसर आ गया √3। ये एफ डबल डैश को हमने एफ कैसे लिख दिया, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा एफ से, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है एफ से और ये इसको रिपेल कर रहा है एफ से, और ये जो दूरियां हैं वो सब सेम हैं और चार्जेस की वैल्यू भी तीनों सेम है। तो अगर ये इसको एफ लगाएगा, ये इसको एफ लगाएगा, तो ये भी इसको एफ ही फोर्स लगाएगा, जिसका नाम हमने एफ डबल डैश दिया हुआ है। नाम यानी कि नोटेशन क्यों बदला है, क्योंकि सवाल में दो बातें कही गई हैं। पहली बात कही गई है किसी एक पर नेट फोर्स और दूसरी बात कही गई है किन्हीं दो के बीच लगने वाले फोर्स का रेशियो बताना है। क्वेश्चन सिंपल है, सिंपल तरीके से सॉल्व किया गया है। अगर कोई इसके अलावा कोई तरीका अपनाता है तो ये काफ़ी कठिन क्वेश्चन भी हो सकता है, जो इतनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस Q d दूरी पर हैं, एक थर्ड चार्ज Q को x डिस्टेंस पर रखा गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रखा गया। द वैल्यू एट विच चार्ज Q विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम कोलम्बियन फोर्स। सवाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर एक चार्ज Q दो चार्जेस हैं और एक चार्ज स्मॉल q को मिड पॉइंट से ब्रॉड ऑन लाइन पर यहाँ पर रखा गया है। ये डिस्टेंस d/2 है, आधी आधी, और ये डिस्टेंस जो है वो x है। तो क्वेश्चन है कि x की वैल्यू कितनी रखी जाए, ये x की वैल्यू कितनी रखी जाए कि इस पर मैक्सिमम फोर्स लगे। तो आइए पहले इस पर हम फोर्स लगा के देखें और फिर मैक्सिमम मिनिमा के फंडे से उस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो ये दोनों फोर्स हमने यहाँ पर बना दिए। फोर्स ऑब्लिक हैं, इसलिए हमें इन्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व करने के लिए हमको एंगल वगैरह मानना पड़ेगा। हमने ये एंगल थीटा मान लिया। अगर ये एंगल थीटास हैं तो ये एंगल भी थीटा होंगे। तो f का ये कंपोनेंट अगर आप देखें तो ये कंपोनेंट f cos थीटा और ये कंपोनेंट f sin थीटा होगा। इसी प्रकार से इस f का ये कंपोनेंट f cos थीटा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos थीटा होता है और दूसरा वाला कंपोनेंट sin थीटा होता है। ये बात आपको वेक्टर से पता ही होगी,
ठीक है ना। तो इस प्रकार से एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और जो नेट फोर्स बनेगा ऑन चार्ज क्यू, जो नेट फोर्स बनेगा वो 2f cos थीटा के बराबर आ जाएगा। आइए इसकी वैल्यू को हम अगर L मान लें, ठीक है ना, तो 2f की वैल्यू होगी 1/, या इसको हम k कर दें आसानी से सॉल्व करने के लिए, ज़्यादा ना लिखना पड़े, तो इसको हम कर देते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k और q1 q2 अपॉन L स्क्वायर और cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि x बाई L। तो नीचे आ गया आपका 2k q अपॉन L क्यूब और ये हो गया x, और L की वैल्यू आपको मैंने कई बार पहले भी बताई है कि d/2 का स्क्वायर यानी कि d²/4 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, बिकॉज जो L होगा वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। ये है d/2 और ये है x, तो इसका स्क्वायर हो गया d²/4 और इसका स्क्वायर हो गया x² और ये अंडर रूट लग गया। यहाँ पर पावर 3/2 होने की वजह से हम इसको लिखेंगे d²/4 प्लस x² होल टू द पावर 3/2 और इंटू x। इसको हम थोड़ा सा और अरेंज कर लें जिससे कि हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो एफ नेट इज इक्वल टू आ गया 2k कैपिटल Q स्मॉल q और उसके बाद आ गया x और उसके बाद आ गया d²/4 प्लस x² होल टू द पावर 3/2 विद माइनस साइन, क्योंकि अभी ये नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नीचे वाले फैक्टर को ऊपर क्यों लेकर चले गए, इसलिए लेकर चले गए क्योंकि अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। क्यों करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फॉर एफ नेट टू बी मैक्सिमम, एफ नेट के टू बी मैक्सिमम, इसका पहला डेरिवेटिव, एफ नेट का पहला डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो हमने इसके पहले डेरिवेटिव को निकालना है और 0 करना है। उसके लिए मैंने इसको अरेंज कर लिया है। यहाँ पर x के दो फैक्टर हैं, एक ये और दूसरा ये, तो हमें फैक्टर वाला डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब बाई पार्ट्स वाला डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, 2k कैपिटल Q स्मॉल q, और अब डिफ्रेंशिएशन शुरू होगा। ये पहला फैक्टर है और ये दूसरा फैक्टर है, तो पहला फैक्टर वैसे ही उतार देंगे और दूसरे फैक्टर का डिफ्रेंशिएशन, पावर नीचे आ जाएगा और पावर में -1 हो जाएगा, तो d²/4 प्लस x² -3/2 -1 यानी कि -5/2, और जब इसको दोबारा करेंगे तो d²/4 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो ये आधा काम हो गया और आधा काम अभी बाकी है। वो क्या होता है, वो होता है कि दूसरा फैक्टर वैसे ही, दूसरा फैक्टर यानी कि d²/4 प्लस x² होल टू द पावर -3/2 वैसे ही, और पहले का डिफ्रेंशिएशन, तो पहले का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 और ये हमारा कवर हो गया पूरा। देखिए पहला फैक्टर वैसे ही, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा फैक्टर वैसे ही, और पहले का डिफ्रेंशिएशन, पहला क्या है x है, तो f(x) का डिफ्रेंशिएशन होगा 1, ये आपका हो गया, और इसको हम लोग करेंगे इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये माइनस का 3 और ये x और ये x स्क्वायर हो गया, तो माइनस का 3x² अपॉन ये पावर -5/2 नीचे आएगी, तो d²/4 प्लस x² होल टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन, हाँ ये ऊपर -3/2 है तो नीचे आएगा तो प्लस 3/2 हो जाएगा, d²/4 प्लस x² होल टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये कहाँ चले गए, ये इक्वल टू के उधर गए तो 0 के साथ मिलकर ये चीज़ हो गई 0, तो बचा सिर्फ ये जो यहाँ लिखा है और बचा सिर्फ ये जो
यहाँ लिखा है। अब एक माइनस में है, दूसरा प्लस में है, तो माइनस वाले को उधर ले जाएं तो आपको बड़ी आसानी से अब आपको रिजल्ट मिल जाएगा। d² / 4 प्लस x² होल टू द पावर ये है आपका 3x² अपॉन इतने की पावर 5/2 इज इक्वल टू, इसको यही रहने दीजिए, 1/d² / 4 प्लस x² होल टू द पावर 3/2। हमने कुछ नहीं किया है, माइनस वाले को उधर ले गए तो प्लस हो गया और उसको वहीं छोड़ दिया, ये हो गया। जस्ट वेट। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये 5/2 है और ये 3/2 है, ये ऊपर जाएगा तो इधर जो बचेगा वो 3x² बचेगा और इधर बचेगा d² / 4 प्लस x² की पावर 1। क्यों? क्योंकि ये 5/2 है और ये 3/2 है, ये ऊपर जाएगा 5/2 और ये 3/2, तो 5/2 ऊपर और 3/2 पावर नीचे है। तो आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, पावर 5/2 माइनस 3/2 तो पावर बन गया 2/2 और 2/2 का मतलब पावर हो गया 1। ये मैंने वहाँ पर किया, पावर यहाँ पर 1 आ गया। अब ये x² इधर आएगा, जब x² इधर आ जाएगा, जब x² इधर आ जाएगा, ये देखिए मैं सोल्यूशन को अब यहाँ बना दे रहा हूँ आखिरी में, बिल्कुल थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये लीजिए, हाँ, इस सोल्यूशन को अब मैं इसके आगे यहाँ बना रहा हूँ, जिससे आपको रिवाइज जब करें तो साफ समझ में आया कि क्या किया गया। वो x² जब इधर आया तो ये हो गया आपका 2x² इज इक्वल टू d² / 4, सो x² इज इक्वल टू d² / 8, सो x इज इक्वल टू d अपॉन 8 का अंडर रूट यानी कि 2√2, यानी कि x की वैल्यू अगर ये रखी जाए, ये आंसर याद रखिएगा, अगर x की वैल्यू को पूरा ये पूरी दूरी d है और x की वैल्यू को अगर d/2√2 रखा जाए तो इस चार्ज q पर जो नेट फोर्स लगेगा इन दोनों के द्वारा वो होगा मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन ऐसा था जिसको आपको एक बार और देखना चाहिए, एक बार और देखना पड़ेगा, और हो सके तो आप इस रिज़ल्ट को अगर आप याद रखते हैं तो न्यूज़स्पीड के किसी टेस्ट में या कहीं के भी किसी टेस्ट में इस क्वेश्चन के आने पर आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं और इतने काम से आप बच जाएंगे। देखिए, अगर मैं आपको ये आंसर डायरेक्ट बता देता तो आपको कुछ भी समझ में ये नहीं आता कि ये आंसर आखिरकार कहाँ से आ गया, इसलिए मैंने इसको पूरा डेराइव किया। कैसे किया? पहले मैंने इस पर नेट फोर्स निकाला, इसने इसको रिपेल किया फोर्स F, इसने इसको रिपेल किया फोर्स F के कंपोनेंट किए तो साइन वाले कंपोनेंट कट गए और कॉस वाले कंपोनेंट जुड़कर डबल हो गए 2F cos थीटा। F की वैल्यू को हमने रखा, cos थीटा रखा, नीचे L³ हो गया, L की वैल्यू ये लिखी हुई है, उसका क्यूब मैंने कर दिया तो पावर 1/2 बन गया 3/2। डिफ्रेंशिएशन करने के इरादे से मैंने नीचे वाले फैक्टर को ऊपर लिख दिया जिससे हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। डिफ्रेंशिएट करने में देखिए ये बन गया पहला फैक्टर और ये बन गया दूसरा फैक्टर। तो जब कहीं पर प्रोडक्ट होता है और डिफ्रेंशिएशन करना होता है तो कैसे करते हैं? कांस्टेंट बाहर निकालने के बाद पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही और पहले का डिफ्रेंशिएशन। तो ये अगला स्टेप, दूसरा फंक्शन वैसे ही और पहले का डिफ्रेंशिएशन जो कि x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 और इज इक्वल टू 0। ये इधर आ गया तो बन गया 0। ये देखिए माइनस का 3 और ये x और ये x कितना हो गया x² और 2 से 2 कट चुका है, ये मैंने देखिए काट के दिखाया। तो माइनस का 3x और x मतलब x² अपॉन ये पावर -5/2 नीचे आएगी तो +5/2 और प्लस ये पावर ऊपर है -3/2 तो नीचे आएगा तो +3/2। अब क्या है, ये माइनस फैक्टर है और ये प्लस है तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये वहीं छोड़ दिया। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो जब ये इधर गया तो 5/2 पावर और ये 3/2 पावर, तो पावर बचा 1 तो ये पावर 1 हो गया और यहाँ बचा 3x²।
अब जब ये एक्स स्क्वायर इस तरफ आया तो बन गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 4. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 8. सो एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन √8 और √8 का मतलब हो गया 2√2. तो बेहतर है कि आप ये रिजल्ट ध्यान रखें और ये क्वेश्चन कहीं भी टेस्ट में आ जाए तो आप तुरंत इसको टिक करें, आपको मार्क्स मिल जाए, यही अच्छी बात है. और अगर आप ये आंसर नहीं याद है तो आप इतना काम प्लीज़ मत करिए, क्योंकि इतना काम करने में आपका कम से कम 3-4 क्वेश्चन का टाइम वेस्ट हो जाएगा, मतलब चला जाएगा. इससे अगर आपको ये आंसर याद नहीं है तो आप इस सवाल को लीव अप कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो इसी प्रकार से ये जो वीडियोस कुछ अच्छे क्वेश्चन के वीडियोस जो बन रहे हैं उनको प्रॉपर रेगुलर देखिए. और अगर आप इनको थ्रू आउट द ईयर देखते रहे, नीट के पहले तक देखते रहे, तो डेली 5 क्वेश्चन और कभी मैं 2 वीडियो बनाऊंगा तो डेली 10 क्वेश्चन की इस मदद से आप महसूस करेंगे कि जब आप नीट का पेपर दे रहे होंगे तब आपको ये महसूस होगा कि आपको चीज़ें बिल्कुल ही आसान लग रही हैं. जो बेसिकली कठिन भी कोई चीज़ पूछी गई है वो भी आपको आसान लगेगी. लेकिन शर्त हमारी छोटी सी ये है कि आप ये सब रेगुलर रीड करिए, रेगुलर देखिए, रेगुलर सीखिए और अपने को अपडेट करिए. कोई समस्या है तो कोचिंग आप आते ही हैं, कोचिंग आइए, मिलिए और अपनी समस्या मुझसे बताइए, वो तुरंत दूर की जाएगी. जो बच्चे रेगुलर न्यूमेरिकल नहीं लगाते और अच्छे न्यूमेरिकल नहीं लगाते उनको दिक्कत होती है. कुछ बच्चे न्यूमेरिकल बिल्कुल लगाते ही नहीं, ऐसा मैंने देखा है, या बहुत कम लगाते हैं. कुछ बच्चे न्यूमेरिकल लगाते हैं लेकिन वो सिर्फ हल्के फुल्के PYQ वगैरह लगाते हैं, तो उससे उनका काम बन नहीं पाता. अंत में उनको पछताना पड़ता है. उनको लगता है कि अरे यार मैंने जो पढ़ा वो एग्ज़ाम में नहीं आया क्योंकि उन्होंने अप टू द मार्क नहीं पढ़ा. ये मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक बात आपसे बता रहा हूँ. तो अगर आप यहाँ की क्लासेस में कराए गए क्वेश्चंस पर गौर करेंगे, आप ये भी देखिएगा कि जो क्लास में पढ़ाते वक्त जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो ये क्वेश्चन नहीं होंगे. ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट होंगे. और क्लासरूम में जो कराएंगे वो क्वेश्चन ये नहीं होंगे, वो इनसे डिफरेंट होंगे. और आप पाएंगे, देखेंगे आप क्लासरूम में कि जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे कोई भी क्वेश्चन ख़राब नहीं होगा. सारे क्वेश्चन एबव अप टू द मार्क होंगे. जब तक थ्योरी चलती है 10-15-20 मिनट तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही न्यूमेरिकल पे आएंगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं, मेरे को बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के साथ न्यूमेरिकल बताए गए हैं और अब हम छोटे न्यूमेरिकल और मीडियम न्यूमेरिकल और एबव मीडियम न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से सॉल्व करने लगे हैं. तो आपका डेफिनेट बेनिफिट होगा, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा. थैंक यू.